हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करने वाले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट 2 है। भाई देखिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें कल मैंने बताया हुआ है, एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ, फटाफट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एमएस एक्सेल क्या है देखा, और इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं। ठीक है, हालांकि कल का भी वीडियो और आज की वीडियो मैं यहाँ पे जो है लैपटॉप पे नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं जब आपका जो कुछ थ्योरी वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है थ्योरी वाला, उसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप मान के चलिए कि जैसे कि लेक्चर का नाम ही है इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब यहाँ पे मैं आपको एक्सेल से सिर्फ परिचय करा रहा हूँ। थ्योरी क्वेश्चन के लिए ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ से लिखेंगे, समझेंगे, फिर जितने भी आपके जो मेन्यूज़ होते हैं, आप सबको अभी तक तो पता चल गया होगा कि मेन्यूज़ क्या है। तो एमएस एक्सेल में वर्ड और पावर पॉइंट की भांति ही यहाँ पर भी बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं। ठीक है, मेन्यू बार होता है। तो जब मैं मेन्यू बार को डिस्कस करूंगा, वहाँ पे जितने भी वीडियो है बनेगा, मैं वो जो है कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके फिर आपको प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। तो होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, ये सब मैं जब बनाऊंगा तो वो वीडियो आपका लाइव बनाऊंगा मैं। ठीक, अभी चूंकि थ्योरी वाला पोर्शन चल रहा है, तो देखिए कल कैसे ओपन करना है, 2 तरीका बताया था, ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन था। फिर हम लोगों ने ये देखिए यहाँ पे जितने भी पार्ट्स होते हैं, ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये जो विंडो है जो आपके सामने प्रदर्शित, तो इसे कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो और यही सब चीज़ें आपको सुविधाएं भी देती है, तो फीचर्स वगैरह पूछ दिया जाता है मेन्यू में, आपकी ये सभी की सभी सुविधाएँ देते हैं। ठीक है, तो उसको भी मैंने कल ही डिस्कस कर लिया है। तो ये सब आप कल का वीडियो देख लीजिएगा, यदि नहीं देखे तो मैं उसका लिंक दे देता हूँ। उसका लिंक मिलेगा आपको यहाँ पर आई बटन के क्लिक पे, उसको जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें जो कल छूट गई थी, है ना, उसको मैं जो है इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एमएस एक्सेल के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट भाग हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण भाग को वर्णन करिए, या एमएस एक्सेल क्या है करके पूछेगा, तो आपको परिभाषा जो डेफिनेशन मैंने बताया था कल, वो डेफिनेशन बताना रहेगा। फिर वो आपको जो डायग्राम बनाना है, और डायग्राम में जो आपके जो टोटल आपके जितने भी आपके पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, उसको डिस्कस करने के बाद भी आपको कुछ चीज़ें और लिखनी रहेगी। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, यदि आप पीजीडीसीए वाले स्टूडेंट हैं, मतलब आप यदि पीजी कोर्स वाले हैं, तो आपका एक क्वेश्चन डायरेक्ट 20 नंबर का आएगा, तो उसके लिए सब कुछ लिखना पड़ेगा। और जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं, डीसीए बीसीए लेवल के बच्चे हैं, तो उसमें नंबर के हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका आता है वर्क बुक होता है। तो वर्क बुक क्या है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे ही हम अपना एक्सेल ओपन करते हैं, जैसे ही आप क्या करते हैं, एक्सेल ओपन करने का मैंने 2 तरीका बताया हुआ है। विंडो प्लस आर बटन दबा के यदि आप ओपन करते हैं, तो वहाँ पे एक्सेल जैसे ही लिखते हैं, आपका जो है ये वाला विंडो सामने जो प्रदर्शित हो रहा है बेटा, यही आपका एक्सेल का विंडो है। मतलब कंप्यूटर में जैसे ही विंडो ओपन करेंगे आपको यही स्क्रीन दिखाई देता है, और ये आपका है वर्क बुक ओपन होता है। मैंने बताया भी था, जब आपका वर्क बुक ओपन होता है तो उसका जब तक आप सेव नहीं करते हैं, उसका नाम ही वर्क बुक रहता है। वर्क बुक 1 2 3 ऐसा रहता है। जब आप इसको सेव करते हैं तो आपका नाम चेंज हो जाता है, बट पहले आपको वर्क बुक ही लिखा रहता है। क्लियर है क्या? तो वर्क बुक क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वर्क बुक होता है वो आपका एक्सेल का ही एक फाइल होता है। जैसे ही आप एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आपको वर्क बुक ही दिखाई देता है, जिसके अंदर बहुत सारे वर्कशीट होती है, जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं। ये देखिए पूरे डिटेल में देखिए, ये जो ओपन है बेटा, ये वर्क बुक है। एक वर्क बुक में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके सीट हैं। तो जैसे कि बुक होता है वैसे ही ये बुक है, और बुक में होता है पेजेस। क्या होता है? पेजेस होता है। वैसे ही यहाँ पे सीट्स होता है। ठीक है क्या? इसमें सीट होता है, और प्रत्येक ये जो खुला हुआ है बेटा, ये अभी सीट नंबर 1 खुला हुआ है। ये जो दिख रहा है आपका सीट नंबर 1 है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे सीट नंबर 2 होगा, यहाँ पे सीट नंबर 3। यदि एक्स्ट्रा सीट डालना है तो यहाँ पे देखिए छोटा सा टेब दिख रहा है, बटन दिख रहा है, उसको दबा लीजिए, या आप शिफ्ट के साथ F11 दबाइए, फंक्शन 11 को दबाइए, आपका नया जो है सीट जुड़ जाएगा। और प्रत्येक सीट में बहुत सारे, देखिए ये आपके जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है वो सेल है बेटा। ठीक है, ये आपके क्या है, छोटे छोटे बॉक्स है, ये सेल है। और प्रत्येक सेल का एक अपना एड्रेस होता है, जो आपका नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। और इस सेल में जो आप मान रखते हैं, जो वैल्यू देते हैं, वो आपका फंक्शन नेम होता है। यहाँ पे फंक्शन बार होता है, वहाँ पे प्रदर्शित होता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो वर्क बुक एक प्रकार का फाइल ही है, जिसमें बहुत सारे शीट जो है रहता है।
यदि बात करें कि आप एक वर्क बुक में कितने शीट डाल सकते हैं, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है और आप इसको डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी लिख सकते हैं। तो 256 सीट इसमें अधिकतम जोड़ सकते हैं। अधिकतम सीट की संख्या 256 है। शुरुआत में बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट होता है, तो 3 सीट होता है। आवश्यकता अनुसार जो यूज़र है वो वर्कशीट को जोड़ भी सकता है, मतलब नया इंसर्ट कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है, उसको रीनेम भी कर सकता है। नाम यदि चेंज करना, जैसे सीट 1 सीट थ्रू को आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसको BA BSc ऐसा लिखना चाहते हैं तो उसका नाम परिवर्तन भी कर सकते हैं। वहीं से आपको क्या करना रहेगा मैं बता देता हूँ। आप मैं ये सब चीज़ करके दिखाऊंगा बेटा, बस थोड़ा सा आप इसको थ्योरी समझ लीजिए ताकि प्रैक्टिकल करने में आपको आसानी हो। आप इस सीट को जैसे ही सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं और इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं आप। क्लियर है क्या? ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एक वर्कशीट, जब आप वर्क बुक ओपन करते हैं तो उसमें एक वर्कशीट खुला रहता है। एक समय में केवल एक वर्क बुक पर ही आप काम कर सकते हो और वर्क बुक में आपका जिस वर्कशीट में वर्तमान में काम चलते रहता है उसको हम लोग एक्टिव वर्कशीट कहते हैं। मतलब एक टाइम पे तो आप एक ही पेज पे ही लिखते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप भाई एक टाइम पे आप रजनीकांत तो है नहीं कि एक टाइम पे आप 2-3 पेज में एक साथ लिख रहे हैं, दोनों हाथ से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्लियर है क्या? तो ये था आपका वर्क बुक। ये देखिए मैंने डायग्राम लगा दिया है। यदि क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रकार से छोटा सा डायग्राम बना के आपको दिखाना पड़ेगा। सेकंड इसका जो इंपॉर्टेंट भाग है वो बेटा आपका वर्कशीट। तो मैंने जैसे कि अभी कहा, वर्कशीट जो है बुक के एक पेज की तरह होता है जिसमें हम डेटा को लिखते हैं। ठीक है क्या? वर्कबुक में ही आपका क्या रहता है, आपका वर्कशीट जो है उसी का ही भाग होता है। और इसमें अभी मैंने बताया आपको वर्कशीट की संख्या कितनी होती है, तो भाई आपकी 3 होती है। क्लियर है क्या? और जो वर्कशीट होता है उसमें रो और कॉलम्स से मिलकर जो है हम लोग क्या करते हैं, सेल बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं ये वाला डायग्राम आपको कल भी दिखाया था। तो ये देखिए यहाँ पे भाई ऐसे आपके सीट बना हुआ रहता है और जो एक सीट रहता है उसमें आपका बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं जिसको हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो हम ये जो सेल है इसी में हम लोग क्या करते हैं, मान को डालते हैं। ठीक, अब बात को समझिएगा। जैसे ये एक शीट है, तो ये शीट में ये जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं बेटा, ये क्या आपका सेल है। और सेल कैसे बनता है, तो रो और कॉलम जिस पर्टिकुलर जगह पे एक दूसरे को काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं कि वहाँ सेल बनता है। तो देखो, कॉलम का A और रो का 1, तो ये A1 बना। तो उसी पे हम क्या करते हैं, डेटा को लिखते हैं। तो वर्कशीट क्या कह रहा है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्कशीट जो है बुक के पेज की तरह ही होता है जिसमें हम डेटा को लिखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। एक वर्कशीट में तो देखो, ये जो वर्कशीट है ये कैसे बटा रहता है, रो और कॉलम में से बटा रहता है जी। तो ये जो रो है और ये जो कॉलम है, मतलब ये रो और ये कॉलम, माफ़ करिएगा, ये कॉलम है और ये रो है। ठीक है, तो ये जो रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है ये पूछ रहा है। तो एक वर्कशीट में, ये हम ऑफिस 2007 की बात करें क्योंकि आपके ऑफिस 2007 ही आपके सिलेबस में है। तो ऑफिस 2007 का जो एक्सेल है उसमें सीट की संख्या अधिकतम 256 हो सकता है और एक सीट में कितने रो हो सकते हैं बेटा, तो ये जो रो है उसकी संख्या हो सकती है 65,536। 65,536 जो होता है रो होता है और ये जो कॉलम होता है ऐसे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज की भाषा में बात करें तो ये है आपका कॉलम। माफ़ करिएगा। तो कॉलम की संख्या है आपकी 256। कितनी? 256 कॉलम और 65,536 आपका रो होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉलम, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ, होल्ड करिए। कॉलम का जो नाम होता है, ये जो नाम होता है वो हमेशा अल्फ़ाबेट ABC ही बना रहता है। तो अल्फ़ाबेट से डिफाइन किया जाता है और इसका जो रेंज होता है, चूंकि हमको 256 कॉलम बनाना रहता है तो ABC ऐसे जाता है, उसके बाद फिर Z तक जाएगा, उसके बाद फिर A रोमन वाला I, फिर B रोमन वाला I, ऐसे करते करते जाएगा। ऐसे करते करते A14 तक ऐसे जो है टोटल 256 कॉलम बने हुए रहते हैं। तो ये उसका रेंज हो गया और उसको अल्फ़ाबेट से डिफाइन किया जाता है। उसी प्रकार से यदि हम रो की बात करें तो रो आप लोगों ने देखा होगा, वो नंबर्स लिखा रहता है। यदि नहीं देखा है तो मैं फिर से दिखा देता हूँ बेटा। ये देखो, ये आपका ये आपका कॉलम है, ABCD लिखा हुआ है और ये रो देखो 1 2 3 4 5 ऐसा रहता है। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। अब देखिए, ये वाला जो लाइन मैंने छोड़ दिया था एक वर्कशीट में, तो भाई देखिए आपने कहा एक वर्कशीट में 200 कॉलम की संख्या होती है आपकी 256 और रो की संख्या होती है 65,536 और ये दोनों जिस जगह पे एक दूसरे से ऐसे क्रॉस करते हैं, टकराते हैं, वो बनता है आपका सेल। क्या बनता है बेटा? सेल। तो सेल की संख्या कितनी होती है पूछेगा एक वर्कशीट में, तो 65,536 को जब आप 256 से गुणा करेंगे तो बनता है वो सेल की संख्या। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? 16, 77, 72, 16।
16, 77, 72, 16 ऐसे याद रखा जाता है इसको, ऐसे करोड़ लाख में मत रखना भाई। 16 से 70, 72, 16 ऐसे हिंदी में याद रखना, या 16, 77, 72, 60 ऐसे याद रखना। क्लियर है क्या, समझ गए? ये देखिए मैंने डायग्राम में डाल दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है सेल। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जो वैल्यू लिखते हो ना, तो पहले सबसे छोटा भाग है एक्सेल का सेल है। बहुत सारे सेल मतलब 16 से 70, 72 सेल मिलके बनता है एक सीट, और बहुत सारे सीट मिलके बनता है आपका एक वर्कबुक। याद रखेंगे आप, जैसे बेटा कॉपी पुस्तक में क्या होता है, लाइन होता है, बहुत सारे लाइन होता है एक पेज में, और बहुत सारे पेज होते हैं एक बुक में। वैसे ही यहाँ पर सेल होता है, बहुत सारे सेल मतलब 16 से 70, 72, 16 नंबर ऑफ सेल मिलके बनाता है एक शीट। ठीक है, 256 सीट जब मिलके बनता है अधिकतम, तब बनता है एक वर्कबुक। तो सेल क्या है? तो सेल का मतलब होता है वह स्थान, वो डब्बा, वह बॉक्स, एक रेक्टेंगल ऐसा बॉक्स जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जहां पर मिलते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तब वहां पे बनता है सेल, और वही होता है उसका एड्रेस। तो जैसे उदाहरण के लिए हमने यदि A1 कहा है, यदि किसी सेल का एड्रेस A1 है, मतलब वो A वाले कॉलम में पहले नंबर का जो रो है वहीं पे एक दूसरे को टकरा रहे हैं, तभी बनेगा सेल का आपका एड्रेस। उदाहरण के लिए देखिए मैंने यहाँ बना दिया, ये है कॉलम ए बेटा। तो यदि आपको मैं पूछूं इस सेल का एड्रेस बताइए, तो ये जो मैं सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी, इधर से हो जाएगा 3, तो ये बनेगा B3। उसी प्रकार से यदि आपको पूछूं इस सेल का क्या एड्रेस है बेटा, तो आप बताएंगे ई, और यहाँ से बनेगा 6, E6। तो जो E6 है एड्रेस, वो आपको प्रदर्शित होता है नेम बॉक्स में, ठीक है, और उसी के बगल में रहता है फार्मूला बार। तो यदि मैं E6 में इस पर्टिकुलर बॉक्स की यदि मैं वैल्यू यहाँ पे मैं यदि लिख देता हूँ RK, तो आपका जो E6 है वो आपका हो जाएगा सेल का एड्रेस, और आपका जो RK दिखाई देगा कहाँ? फंक्शन बार में, फंक्शन बॉक्स में, क्योंकि वही उसका मान है। क्लियर है क्या? तो ये देखिए मैंने लिख दिया है, कॉलम ए है और 1 रो है, और यही सेल का एड्रेस है। जब दो अलग अलग सेल के एड्रेस को आपस में जब हम लोग एक साथ बताते हैं, तब वो कहलाता है रेंज एड्रेस। एक है तो सेल का एड्रेस, और 2-3 सेल को आपस में मिला दोगे तब बन जाता है वो रेंज एड्रेस। एक रेंज बताता है। ए जैसे मान लो चलिए मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका A1 से लेके A5 तक वैल्यू रखा हुआ है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यदि मैं कहूँगा कि A1 से लेके A5 तक की वैल्यू को जोड़ दो, तो जोड़ने के लिए फंक्शन क्या बनेगा? तो बनेगा बटा बराबर का साइन, क्योंकि एक्सेल में जो फंक्शन का जो शुरुआत होता है वो बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। यहाँ पे लिखोगे आप सम क्योंकि एक्सेल में नंबर को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, आगे मैं बताऊंगा। ऐसे स्मॉल ब्रैकेट ओपन करोगे। अब यहाँ पे एड्रेस बताओ, तो एड्रेस है A1 से शुरू हुआ है और A5 तक गया है। ये देखो A1 से लेके A5 तक गया है ना, तो यहाँ पर हम जो है कोलोन चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब हमको रेंज बताना रहता है। तो आप जब A1 से लेके A5 ऐसा एड्रेस डालोगे, तो वो यहाँ से यहाँ तक की जितना भी वैल्यू है, देख लो 1 से लेके 5 तक का जो मान है उसको वो आपस में जोड़ देगा, तो आंसर आ जाएगा 15। देख लो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो आपका कितना हो जाएगा आंसर? आपका 15 आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये होता है आपका सेल का एड्रेस। क्लियर है क्या? तो चलिए अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो एक सेल, एक वर्कशीट में सेल की संख्या कितनी होती है? तो 65,536 आपका कॉलम, 256 आपका रो, और आपका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 16 से 70, 72, 16। ये होती है आपकी सेल की संख्या। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एक सेल बना रहता है ना, इसमें आप अधिकतम कितना वैल्यू लिख सकते हो, अधिकतम कितना मान लिख सकते हो। जैसे आप ABCD लिख रहे हैं तो, या गणित में 1, 2, 3 लिख रहे हैं तो आप अधिकतम 255 अक्षर लिख सकते हो। आप कितने अक्षर? 255 अक्षर लिख सकते हो। क्लियर है क्या? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। बात करें यदि एक्सेल की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स है, तो एक्सेल की विशेषताएं फीचर्स को एक एक करके बताते चल रहा हूँ। हालांकि जब मैं मेन्यू को डिस्कस करूंगा, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, तो प्रत्येक जो मेन्यू है उनका भाई अलग अलग काम है, वही उसकी विशेषताएं हैं, उसके फीचर्स हैं। तो आप उसको तो नोट करेंगे ही करेंगे। ऐसे यदि हम विशेषताएं लिखने की बात करें तो सभी लेक्चर को मिला के एक विशेषताएं बन जाएगा। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-4 पॉइंट मैं लिख देता हूँ, जिसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा और आपको थोड़ा सा एक्सेल जो है अच्छे समझ में आ भी जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए यदि आप MS एक्सेल जो है काम करना चाहते हैं,
यदि इस पर जॉब करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो MS एक्सेल जो है बहुत इजी होता है। आप यदि 2-3 दिन एक्सेल को यदि प्रैक्टिकल कर लेते हो तो आप उसको आसानी से सीख सकते हो। इसको बोलते हैं यूज़र फ्रेंडली। क्या कहते हैं इसको? ये यूज़र फ्रेंडली होता है, आसानी से यूज़र इसको सीख सकता है और इसको कोई भी जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का जानकार व्यक्ति है वो एक्सेल पे काम कर सकता है। और इस पे काम करने आसान होने का एक मुख्य रीज़न होता है इसका इंटरफेस जो है ना वो ग्राफिकल होता है। कहने का मतलब क्या है, यदि मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो इसमें देखिए हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे ना बटन बना हुआ है। ये देखिए सब बटन बना हुआ है, ये सभी बटन का प्रयोग करके आप आसानी से उस पर काम कर सकते हैं। इसी के लिए इसको कहा जाता है, ये जो है आपका ग्राफिकल इंटरफेस का होता है, ये मतलब होता है इसका। क्लियर है क्या? इसमें देखिए चित्र बना रहता है, आइकन बना रहता है, जिसके माध्यम से आप आसानी से काम कर सकते हैं। आप सबको पता चली गया होगी जो MS एक्सेल है उसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है टेबल बना रहता है और जितने भी गणितीय काम का रहता है कैलकुलेशन वाला आप इस पर करते हैं तो ये भरोसेमंद होता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है भरोसेमंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसमें आसानी से पासवर्ड डाल के इसको जो है सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा ये है कि एक्सेल को हम ज़्यादातर जो है काम है वो गणितीय काम करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए प्रयोग करते हैं। तो जटिल से जटिल मतलब कठिन जो कैलकुलेशन रहता है उसको भी आसानी से कर सकता है। एक्सेल कहता है जो स्प्रेडशीट है वो आप एक बार गणित के लिए फार्मूला बना दो और उस फार्मूला को आप एक बार बनाओ और बार बार यूज़ करो। बार बार यूज़ कर सकते हैं आप, एक बार फार्मूला बना लीजिए और उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे भाई रिजल्ट बनाना है तो प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा कि 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट को मैं से जोड़ूंगा, उसको 100 से ऐसे भाग दूंगा, तब नहीं, एक बार आप फार्मूला लगा लीजिए, उसको कॉपी पेस्ट करते रहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, MS एक्सेल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि ऑटोमेटिक टेबल बने हुए रहते हैं। आपने वर्ड भी देखा है, पावर पॉइंट भी देखा हुआ है। वर्ड और पावर पॉइंट में आपको इंसर्ट मेन्यू में जाके टेबल बनाना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं बना सकते, बट इसमें पहले से ही टेबल बना हुआ रहता है। आपने कई बार देखा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए पहले से टेबल बना हुआ रहता है। ठीक है, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। और इसी चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्ड एक्सेल में इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें फार्मूला जो बना रहता है जिसको हम लोग फंक्शन भी कहते हैं, तो गणित का है जोड़ घटाव गुणा भाग, ये जितने भी फंक्शन है, ये हो गया एवरेज हो गया, जितने भी बच्चे हैं उसमें से फर्स्ट कौन आया है उसका एवरेज निकालना है, ये सभी काम को आप आसानी से मिनटों में कर सकते हैं इसमें एक्सेल के फार्मूला का उपयोग करके, और उसको आसानी से अपडेट भी कर सकते हैं। MS एक्सेल में मान लीजिए कोई आप सीट बना रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के बच्चों का आप लिस्ट बना रहे हैं जैसे हम लोग, अब वही बच्चे सेकंड ईयर में जाते हैं तो हमको नया लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसी सीट को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एक का डेटा दूसरे में कर सकते हैं, या एक सीट को दूसरे सीट के साथ हम लोग लिंक भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो जितना बड़ा भी डेटा क्यों ना हो आप उसको आराम से एक्सेल में उसे हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेल लिखा हुआ है ना, वो एक्सेल ऐसा है बेटा वो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। तो एक्सेल के माध्यम से आप ऑटोमेटिक चार्ट और डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। तभी आप लोगों ने चार्ट नहीं देखा है, कोई बात नहीं है। किसी भी डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने एक आध बार सुना होगा, जैसे बार चार्ट है नहीं, ऐसे देखिएगा आप कॉलम चार्ट ऐसा बना रहता है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं आगे आपको जब मैं इंसर्ट में जाऊँगा तो वहाँ पे चार्ट के बारे में बताऊँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सेल में चार्ट कितने प्रकार का होता है करके, तो वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ इसको बताऊँगा। तो कुछ चीज़ें जो लिखा हुआ है वो थ्योरी है, आपको ऐसी समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे मैं प्रैक्टिकल कराते जाऊँगा वहाँ पे भी समझ में आएगा, बट चूंकि ये एक्सेल विशेषताएं हैं, सडनली किसी प्रैक्टिकल के समय बताऊँगा बेटा तो आपको सिर्फ सुन पाओगे, वहाँ पर नोट नहीं कर पाओगे। तो आप थ्योरी वाला चीज़ है तो पहला दूसरा लेक्चर को आप ऐसा देख लीजिए, बाकी प्रैक्टिकल तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। इसी प्रकार से एक्सेल का यूजर्स देखते हैं आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए वर्तमान की बात करें तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा है। जनरल स्टोर से लेके मेडिकल स्टोर, और मेडिकल स्टोर से लेके जितने भी शॉपिंग मॉल है, ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ सभी जगह पे आप जब से GST आया है तब से आपको क्या करना रहता है, कैलकुलेशन बिलिंग वगैरह करना बहुत ज़रूरी है। तो बिलिंग वगैरह पे एक्सेल का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अकाउंटिंग लेखा फार्म से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, गणना करना है, अंकों को अपडेट करना है, चेंज करना है, दोबारा गणना करना है, वो सभी चीज़ों को आप आसानी से एक्सेल का प्रयोग करके कर सकते हैं। जितनी भी गणितीय कैलकुलेशन है, फार्मूला है, फंक्शन है ना, उसको आप क्या कर सकते हैं, इसी के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें आपको फंक्शन देता है, मैक्सिमम फंक्शन। मान लो 100 ठो सामान का लिस्ट है, तो कौन सा सामान ज़्यादा है तो आप मैक्स फार्मूला लगा कर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सामान कौन सा साबुन का है, निरमा का है। या मान लो मैं रिजल्ट बना रहा हूँ तो मुझे देखना कि मेरे सब्जेक्ट में PC पैकेज में कौन लड़का सबसे ज़्यादा टॉप में है, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है ढूंढूंगा, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि मान लो कोई बंदा 97 नंबर पाया है, तो वो फंक्शन का प्रयोग करके जो है आप आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं।
एक्सेल और कौन कौन से क्षेत्र में यूज़ किया जाता है उसको भी मैंने अलग से लिस्ट बना दी, मैं आपको एक करके बताते चलता हूँ। सबसे पहले देखिए, एमएस एक्सेल का सबसे अच्छा उपयोग क्या होता है कि आप अपनी इंटरेस्ट की चीज़ को खोजने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ 50 बच्चे हैं अब उस 50 बच्चे में मुझे राहुल नाम के किसी बच्चे को ढूंढना है मान लीजिए, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट वहाँ एक्सेल में जाऊँगा, राहुल टाइप करूँगा और मैं जैसे ही इंटर बटन दबाऊँगा राहुल नाम के लड़के को वहाँ से ढूंढना शुरू करेगा। और वहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, राहुल नाम के पूरा डिटेल, उसका नाम क्या है, उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकता हूँ। तो ये क्या करता है, बच्चों कोई किसी भी चाहे स्टूडेंट का हो, सामान का हो, एम्प्लॉय का हो, उनसे किसी भी का मुझे अपने इंटरेस्ट से संबंधित चीज़ों को ढूंढना है तो मैं आसानी से यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से संबंधित जितने भी काम रहते हैं, जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट समझते हैं आप लोग, सैलरी स्लिप वगैरह देना है, खाता मैनेज करना है, किराना सामान वगैरह का करना है। और हम लोग भी घर में भी जो है अपना एक्सेल शीट बना के रख सकते हैं अपना, जैसे हमको क्या क्या सब्जेक्ट, जैसे मान लो टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप एक्सेल शीट की मदद से टाइम टेबल बना सकते हैं, स्टूडेंट का रिजल्ट बना सकते हैं, इसमें विभिन्न रो रहता है ये, ठीक है। ये एक्चुअली में ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सही ये प्रोडक्ट था, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट का उत्पादन है उसका विवरण देखना है तो वो आप एक्सेल शीट में आसानी से उसका जो है बना के रख सकते हैं। जितने भी आपके संस्था में कर्मचारी है उनका क्वालिफिकेशन डिटेल, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका क्वालिफिकेशन कितना है, उनका एज कितना है, उनका अनुभव कितना है, उनको कितनी सैलरी देनी है, इस प्रकार की जानकारी के लिए भी एक्सेल शीट का प्रयोग मतलब आप स्कूल में कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, ठीक है। और रिजल्ट बनाने के लिए कर सकते हैं, टाइम टेबल बनाने के लिए कर सकते हैं, ग्राफ और चार्ट की मदद से डेटा को समराइज़ कर दिए। देखिए ये फिर से ग्राफ चार्ट आ गया, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए हम किसी स्टूडेंट का देखना है परफॉर्मेंस, मतलब तिमाही में कितना नंबर पाया, छमाही में कितना नंबर पाया, फिर वार्षिक में कितना नंबर पा रहा है, ऐसे। तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे नंबर ना बता के ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ में ये पता चलता है भाई कि जैसे आप लोगों ने यदि 10वीं तक गणित में आप सबने देखा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, लास्ट 2 पेज जो ग्रीन कलर का रहता है बेटा ऐसे बना रहता है, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअल में उसको क्या कहते हैं, बट आपने देखा होगा वहाँ पे ऐसे विश्लेषण करने के लिए करते हैं ना जी, जैसे 2011 में जन्म मृत्यु रेट क्या है, तो ऐसे ग्राफ की मदद से उसको प्रदर्शित करते हैं, वही हमारा चार्ट है। हालांकि ये पूरा अलग ही टॉपिक है, मैं उसको डिटेल में बताऊँगा, चिंता मत करिए आप। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप कमेंट करके मुझे वो बताइएगा जो आपका जो प्रैक्टिकल का जो कॉपी आता था उसमें लास्ट 2 पेज जो ग्रीन कलर का रहता था उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअल में, आप मुझे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आज का एक और क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है मुझे बताइएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या है मुझे बताइएगा, और एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है मुझे बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।